नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में जो उत्साह नजर आ रहा था वो हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद धरातल में मिल गया है। रही सही कसर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूरी हो गई। कांग्रेस को लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। कांग्रेस ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, इसे लेकर मांग कर रही है, तो बीजेपी भी हमलावर है। चर्चा होगी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस लगातार विश्वास में दिख रही थी, लेकिन जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो जो नतीजे आए उन्हें कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का यही हाल रहा। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस की बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। अब इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव ईवीएम से न करवाकर बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनावों में पहले इस्तेमाल किए जाने वाले बैलेट पेपर सिस्टम की वापसी की जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का समापन हो। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। हरियाणा कांग्रेस लगातार अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो इसको लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस 14 सीटें लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये बताया गया था। 8 बजे से काउंटिंग होनी थी। 7:30 बजे हमारे प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उनके पास में मैसेज आता है, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। टुडेज इलेक्शन रिजल्ट विल बी लाइक दिस: बीजेपी 46 to 49, INC 36 to 38, INLD 2 to 3, others 3 to 4. The list of seats on which BJP has set the frequency is as follows: कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना. These are the seats on which BJP will cheat with high frequency. Hence, you will not win even a single seat out of these seats. These are all manipulated seats which Congress won, but BJP has changed the results by uploading data files in EVM. वहीं कांग्रेस के हार के बाद इस तरह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस सदमे में है, वो हार नहीं पचा पा रही। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज देते हुए कहा कि दीपेंद्र हुड्डा इस्तीफा दे दे, उसके बाद सर्वे हो जाएगा। हुड्डा साहब के पास कोई सवाल तो है नहीं है। उसके बाद कोई सवाल हो गया तो तेरे पास कोई बात हो तो बता दे। वो अभी तो क्योंकि वो सदमे में है, हुड्डा साहब सदमे में से उबर नहीं रहे हैं। भी हमारे साथ क्या हो गया क्या नहीं। हुड्डा को कल मैं रोहतक में था, चैलेंज किया था, अगर उनको ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है तो एक बहुमत से सर्वे हो जाएगा। रोहतक लोकसभा में उनका बेटा सांसद है, एक बार इस्तीफा दे दे और हम कह देंगे भाई जो ईवीएम में गड़बड़ माना है वो तो कांग्रेस को वोट दे दियो, और जो ईवीएम में ठीक माना है वो बीजेपी को वोट दे दियो। सर्वे हो जाएगा पूरे देश में, पता भी चल जाएगा। लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा विधानसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों को देखकर कांग्रेस बेचैन हो गई है। तभी तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है तो कभी ईवीएम पर। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इन सब का हरियाणा की आगामी राजनीति पर कैसा असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, योगेश सिहाग, प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो और राजेंद्र जादून, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत चौहान साहब आपसे। ईवीएम को लेकर पहले भी विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेरते रहे हैं और अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के परिणाम को लेकर बीजेपी निशाने पर गए। जहां जहां आप लोग जीत हासिल कर रहे हैं वहां कांग्रेस प्रमुख तौर पर ये कह रही है कि ये वोट जो कांग्रेस को भी हो रहा है वो भी ईवीएम के जरिए बीजेपी को जा रहा है, ईवीएम हैक की जा रही है और यही कारण है कि बीजेपी जीत हासिल कर रहे हो। मैंने पहले भी आपके चैनल पर ज्योति जी कहा था, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस, हारी हुई कांग्रेस ईवीएम नोचे, हारा हुआ प्रतिपक्ष ईवीएम नोचे, इनका हाल इस कहावत वाला ही है। जब कर्नाटक में ईवीएम से चुनाव होकर कांग्रेस की सरकार बन जाए, जब ईवीएम से चुनाव होकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एनसी की कांग्रेस समर्थित सरकार बन जाए, झारखंड में इनके मित्रों की सरकार बन जाए, तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठेंगे। ईवीएम एकदम शुद्ध, पवित्र, सती सावित्री, चरित्रवान ईवीएम होती है। उसको न हैक किया गया है, न वो छेड़छाड़ उसके साथ हुई है, न उसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है, न उसमें कोई डेटा ट्रांसफर किया गया है। परंतु कांग्रेस हार जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, तो बजाय हार के वास्तविक कारणों पर जाने के, बजाय इस बात की समीक्षा करने के कि मतदाता का मानस वो क्यों बदला, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सेट क्यों हुआ और वो कौन से कारण थे, वो कौन से तरीके थे, वो कौन से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अच्छे कार्य थे, श्रेष्ठ कार्य थे, जिनके चलते मतदाता का मन वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। कांग्रेस के मित्र हताशा भरी ईवीएम का चरित्र हनन करने की रुदाली करने लगते हैं। हमें ये लगता है कि जिस भी तरह से ये ईवीएम से लेकर के चुनाव आयोग तक रुदाली कर रहे हैं, उससे कांग्रेस ने अपना उपहास ही कराया है, अपनी जग हंसाई ही कराई है। इन्होंने सब कुछ तो कर लिया। इन्होंने चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, रोना रोया, ये कहा इतनी सीटों पर ये हो गया, ईवीएम की चार्जिंग को लेकर के सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने दस्तावेजों का एक मोटा थब्बा इनके हवाले करते हुए कहा कि साहब, आप जो कह रहे हैं वो कपोल काल्पनिक बातें हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। आपके द्वारा कही गई बातों में कोई कतई दम नहीं है। फिर इनके कुछ मित्र जिनमें ये नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनके साथी जरूर हैं, कोई इंटरनेशनल एनजीओज हैं जो भारत को, भारत के प्रजातंत्र को, भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों को बदनाम करने से कभी पीछे नहीं हटते, चूकते ही नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लेकर भी गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, डबल बेंच के सामने उन्होंने तमाम तरह की कुतर्कपूर्ण दलीलें, उनकी तरफ से तो वो तर्क ही रहे होंगे, वो रखी। माननीय अदालत ने वहां भी इनको कहा, उस पीआईएल के जवाब में भी कहा कि आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपके तर्कों में कोई दम नहीं है, और वो पीआईएल भी खारिज कर दी गई। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को ईवीएम में खराबी खोजना बंद करके अब अपनी सोच में खराबी को दुरुस्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। एक बात और, एक नैरेटिव चला रखा है जो इनके नेतृत्व ने कि भाई सारी दुनिया में, दुनिया के बहुत सारे देशों में बैलेट से चुनाव होते, इसलिए भारत में भी बैलेट से फिर से मतदान पत्र से जो है वो चुनाव होने चाहिए। अब इनको याद करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, रिकॉर्ड पर ला करके बता दिया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था,
80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की कुछ एक सीटें ज्यादा आ गई थी तो इनके नेता राजीव गांधी वो खड़े होकर के सार्वजनिक रूप से कह रहे थे कि भाजपा की इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं, ये तो आनी नहीं चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। ये 1980 के दशक में भी नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाले मोड में थे और आज 2024 में भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इनको बैलेट पेपर से चुनाव भी खराब लगता था, इनको ईवीएम से चुनाव भी खराब लगता है। इनको दरअसल चाहिए क्या, ज्योति जी समझना पड़ेगा, इनको चुनाव अपने परिणाम अपने पक्ष में चाहिए। 10 जनपद जैसा चाहता है, राहुल गांधी जैसा चाहते हैं, सोनिया जी जैसा चाहती हैं, खड़गे जी जैसा चाहते हैं, वैसा चुनाव परिणाम आ जाए तो बैलेट पेपर भी ठीक है, ईवीएम भी ठीक है, अन्यथा सब गड़बड़ है। ये गैर प्रजातांत्रिक सोच है, ये भारत के मतदाता का निरादर करने वाली सोच है और कांग्रेस जब तक इस अपनी सोच को नहीं बदलेगी वो विपक्ष की भूमिका भी कायदे से नहीं निभा पाएगी। ज्योति जी चलिए कांग्रेस से उत्तर लेते हैं। सेहवाग जी, केवल हार की बौखलाहट है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है ईवीएम पर, बीजेपी का कहना है। देखिए ज्योति जी, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए ईवीएम का विषय है, ये जब से मध्य प्रदेश के चुनाव हुए उसके बाद हरियाणा में, तो मैं समझता हूं एक किस्म से कांग्रेस पार्टी की पूरा, चाहे मीडिया हो, चाहे इनकी इंटेलिजेंस हो, सीआईडी हो, हर व्यक्ति जनता के जुबान पे कांग्रेस पार्टी थी कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा, हमने 90 की 90 सीटों पे कोई आरोप नहीं लगाए कि 90 की 90 पे ये धांधली हुई है। ये जो सीटें हैं वो इन्होंने आइडेंटिफाई की होती है, उस पे ये होमवर्क करते हैं। और देखिए उसके साथ साथ आप जो मैसेज, हमारी जो 1.5 महीने से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, हमारी जो कर्ण दलाल जी की अध्यक्षता में एक जो कमेटी बनी, लीगल कमेटी भी उसमें थी, तो उन्होंने सभी पे एक विस्तार से अध्ययन किया है। और उसके बाद जब महाराष्ट्र का रिजल्ट आया ज्योति जी, तो आप देखिए, मेरे भी वहां मित्र है और भी जो हमारी सोर्सेज से बात होती है, तो वहां भी कोई ऐसा माहौल नहीं था कि जिस तरह इन्होंने सुनामी लेकर आ गए। और आप देखिए लोकसभा के सांसद में तो हमें वोट पड़ रहे हैं एक तरफा, और उसी समय पे क्या कारण है कि हमें 9 की 9 विधानसभाओं में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। एक गांव ऐसा है जिसमें कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, लोग कहते हैं हमने कांग्रेस को वोट दिया। तो ये कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के साथ एक, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी हत्या है डेमोक्रेसी की। और हम मान भी लें ईवीएम में कुछ भी नहीं है, 99% हमने मान लिया कि कुछ भी नहीं है। सपोज करो अगर 1% भी उसमें टेम्पर की गई है, मैनिपुलेशन की गई है, तो ये कितनी बड़ी साजिश है, ये जांच का विषय है। जो दीपक बावरिया जी को मैसेज आया उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये जब एक राष्ट्रीय पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये मांग करते हैं कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, तो मैं समझता हूं उसमें जब राष्ट्रीय पार्टी एक डिमांड कर रही है तो उसमें भाजपा को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, देश में सबसे पुरानी पार्टी के जो हम भी देश के नागरिक हैं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता हैं, हमें भी अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। कहीं भी अगर हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, आपने ईडी, सीबीआई हर तंत्र को आपने अपने कब्जे में ले लिया, अब आपने चुनाव आयोग। और देखिए ज्योति जी, मैं एक बड़ा टेक्निकल बात पे आता हूं, चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके मेंबर होते थे और एक अपोजिशन के लीडर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो क्यों
जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया, क्योंकि फेयर चुनाव, फेयर ये नहीं चाहते, बीजेपी नहीं चाहती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव फेयर हो। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, कठपुतली बनाकर रखना चाहते झारखंड, हैं। सुनिए, जिन राज्यों में बीजेपी शासन में नहीं है वहां ईवीएम ठीक है? जी देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूं ज्योति जी। हम ये नहीं कहते कि ये ईवीएम में हर जगह ये इसको मैनिपुलेट करते हैं। आप लोग जहां हारते हैं वहां कह रहे हैं, फिर हार क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे सियाग जी? चुनावी मैदान में उतरेंगे, या तो जीत होगी या हार होगी। जीत है तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम को हैक कर लिया गया है। कोई तर्क है ये? आज भी जनता हरियाणा में, मैं आपको ज्योति जी आपको एक बात बताता हूं, आज भी जनता हमें हरियाणा में, हम हर जगह जाते हैं, हमारे पास हर व्यक्ति आके मिलता है, आज भी हमें आ रहे हो, वो मान ही नहीं रहा आपके लोग, क्योंकि जनता ने हमें हरियाणा में एक तरफा हमारी लहर थी, और किस तरह से इन्होंने मैंडेट को चुराया है, और इसकी देर सवेर इसकी जब जांच होगी, मैं ये बात दावे से कहता हूं, ये बात सामने आएगी। और इन्हें ऐतराज क्यों होता है? अगर देखिए, विदेशों में भी आज अमेरिका जैसे कंट्री दोबारा से बैलेट पेपर पे लौट आए, तो एक ये जो मशीन है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, टेक्निकल एक जो टेम्पर उसको आप कर सकते हो। चुनाव आयोग ने सभी को चैलेंज किया था, सभी को आमंत्रित किया था कि जिसे लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, सभी दल आमंत्रित थे। गए आप लोग? जब चुनाव आयोग अभी हरियाणा के चुनाव के बाद भी सैकड़ों पन्नों की जवाब जो दिया गया, फटकार लगाई गई है कांग्रेस को, जो आरोप आप लगा रहे हैं। अदालत भी, जो कि चौहान साहब भी कह रहे थे, वहां भी आप लोग पहुंचे हैं। इससे पहले भी चूंकि सालों से ये मुद्दा उठ रहा है, बीजेपी ये भी कह रही है, आप तो बैलेट पेपर से भी जब वोटिंग होती थी तब भी चुनाव प्रक्रिया पर आप लोग प्रश्न उठाते रहे, ये नया नहीं है। आप बीजेपी से ये जवाब मांगिए, ज्योति जी, आप बीजेपी से ये जवाब मांगिए, क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया? इस पर हम पिछले डिबेट में नहीं, इस पर आपको कई बार बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता भी रहे हैं, तब भी आपको उत्तर मिल चुका है। आप बार बार रिपीट ना करें, एक ही चैनल पर एक ही डिबेट जब हो रही है कि मुद्दे को लेकर, आप बार बार उसी बात को ना लेकर आए जिसका उत्तर पहले दिया जा चुका है। चौहान साहब, मैं ओपनिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ सबसे, उसके बाद आपके पास आते हैं। मैं रिपीट क्या कर रहा हूँ ज्योति जी? अरे क्या बात कर रहे हैं, विधु रावल जी थे, तब भी इसी ये चीफ जस्टिस वाली जो बात कह रहे हैं, इस पर हम ऑलरेडी बहुत टाइम दे चुके हैं। विधु रावल थे बीजेपी से प्रवक्ता। सुनिए अभी आप, ओंकार जी, हम क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद हम कई बार इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा में भी आरोप लग रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हारी है कांग्रेस, वहां भी आरोप लगाए जा रहे हैं बुरे प्रदर्शन को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात की सिफारिश कर रहे हैं कि हम तो बैलेट पेपर से ही चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ज्योति जी, मेरी बात आ रही है? जी ज्योति जी, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और लोकतंत्र की सफलता तभी है अगर लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली निष्पक्ष, स्पष्ट और पारदर्शी हो। देखिए, मैं ईवीएम को कोई डायरेक्ट ये तो नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच करने में मेरी दिक्कत भी कोई नहीं। देखिए, बावरिया जी को 8 अक्टूबर को मैसेज आया सवेरे 7:30 बजे, उन्होंने 19 नवंबर को जाके ये बताया ये डिले है। ये डिले क्यों हुई, ये भी जांच का विषय। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट व्यवस्था में प्रत्येक चीज की जांच हो जाती है। किसने मैसेज भेजा, किसने मैसेज नहीं भेजा, कितने बजे भेजा, कितने बजे डिलीवर हुआ, हर एक चीज की जांच है। तो क्यों ना इस चीज की जांच हो जाए? क्योंकि आज जनता में एक चीज तो बड़ी, हर एक व्यक्ति ईवीएम को संदेह की नजर से देख रहा है। अब मैं नहीं कहता कि ईवीएम सही है या गलत है, ये तो जांच बताएगी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ईवीएम को संदेह की नजर से देख रहा है। और ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है कि जिस ईवीएम, जिस मशीन के द्वारा सत्ता बदलती हो, अगर वो संदेह के घेरे में, तो कहीं ना कहीं जांच करवानी चाहिए और खुली जांच करवानी चाहिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, अगर बावरिया जी को मैसेज आया और मैसेज उन्होंने 19 नवंबर तक छुपा के रखा, बताया नहीं, और ये कहते हैं कि अगर हम बता देंगे तो उस व्यक्ति की हत्या हो सकती है, ये बहुत गंभीर आरोप है ज्योति जी। इनकी जांच, उच्च स्तरीय जांच बहुत जरूरी है। और अगर कांग्रेस के ये नेता, इतने बड़े नेता, अगर ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इनकी जांच में गलत साबित हो जाता है, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन मैं पक्षधर हूं जांच का।
जांच होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे देश का भविष्य है, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इससे दांव पर लगी हुई है। मैं तो 0.001% भी अगर कहीं ईवीएम में कहीं हैकिंग हो सकती है, ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं चुनाव आयोग ने जब बुलाया था कोई क्यों नहीं गया। चुनाव आयोग ने वर्ष 2017 में बुलाया था और इंटरनेट की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था रातों रात परिवर्तित हो जाती है। आज 2024 खत्म होने को है, चुनाव आयोग दोबारा क्यों नहीं इनवाइट करता और क्यों नहीं खुले में चैलेंज करता इंजीनियर्स को कि आइए और आकर हैक कीजिए, अगर हैक हो जाती है तो व्यवस्था परिवर्तित कर दीजिए। और मैं तो इतना कहूंगा, हम नहीं कह रहे, ये तो जनता आज वहम में पड़ गई, चाहे वो कांग्रेस के कहने में पड़ गई चाहे वैसे पड़ गई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत से विकसित देश जिन्होंने ईवीएम को इजाद किया था उन्होंने भी ईवीएम को छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ की संभावना है। लेकिन ज्योति जी एक बात जरूर कहूंगा, अगर तो ईवीएम को किसी न किसी नेटवर्क से जोड़ दिया जाए तो हैक हो सकती है। अगर इसका किसी नेटवर्क से कोई मतलब ही नहीं है, नेटवर्क का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई चिप नहीं लगाई जा सकती, तो ये हैक होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद तो एक मृत मशीन हो जाएगी। अगर कहीं इंटरनेट का कनेक्शन इसमें लग जाएगा या चिप लग जाएगी तो जीवित हो जाएगी। अगर चिप नहीं लगेगी, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा यानी डाउट तो आप भी कर रहे नहीं हो हैं, सकती। आप तो 50-50 मान रहे हैं कि हो भी सकता है, हो जाए, हो सकता है ना भी नहीं, है, ज्योति जी, मैं तो लेकिन स्पष्ट जांच हो बता जानी रहा चाहिए। बात ये है, आप ही कह रहे हैं जांच हो मैं जानी। स्पष्ट कह रहा हूं कि हैक हो सकती है यदि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए। अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं तो फिर तो मेरी एक आम वस्तु होगी ना, वस्तु को हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इसकी जांच बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस के नेता झूठ बोल के जनता को बरगला रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जांच में पाया जाता है कि ये हैक हुई या हैक हो सकती है, जैसे कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं 99% बैटरी का आरोप लगा रहे हैं, ये मेरा भी मानना है कि बैटरी 99% नहीं हो सकती। हम मोबाइल यूज करते हैं, सवेरे यूज करते हैं, शाम तक बैटरी खत्म हो जाती है। और क्या बोले ज्योति जी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुन रही हूँ आपको। ज्योति जी देखिए, मेरा तो इतना सही मानना है, मेरी तो सत्ता पक्ष से भी रिक्वेस्ट है और विपक्ष से भी, क्योंकि विपक्ष मुख्य रूप से कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं, खड़गे साहब बोलते हैं कि हम तो बैलेट पेपर पर चुनाव कराएंगे, तो बिल्कुल बैलेट पेपर पर ही होगा, लेकिन इसके लिए पहल कौन करेगा? कांग्रेस अगर आज घोषणा कर दे कि आने वाला कोई भी चुनाव हम हिस्सा नहीं लेंगे, नहीं, कांग्रेस जहां जहां जीती है वहां इस्तीफे क्यों नहीं दे देती? 37 विधायक इनके 37 विधायक तो हरियाणा से चुनकर आए, ये भी रिजाइन कर दें। बैलेट पेपर से होगा नहीं होगा ये बात की बातें कर, ये कहें तो सही कि हमें तो परिणाम स्वीकार ही नहीं है, या हमें ये प्रक्रिया ही स्वीकार नहीं है। या तो आप चुनाव का बहिष्कार करें या चुनाव परिणाम का करें, केवल बयानबाजी देते रहेंगे, इतने से तो बात नहीं बनेगी। जी, मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। देखिए, हार को स्वीकार करना चाहिए, हमने भी स्वीकार करी। हमारे को उम्मीद थी हमारी 20 सीट आएंगे, 2 सीट आई, हमने स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस को भी कर लेना चाहिए। अगर कांग्रेस कहती है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तो पहल कांग्रेस को करनी चाहिए। पूरे देश में मुख्य विपक्षी दल है, इसको कह देना चाहिए आगे का कोई भी चुनाव हम नहीं लड़ेंगे जब तक बैलेट पेपर पर नहीं होगा। और मुझे विश्वास है बहुत से विपक्षी दल इनके साथ मिल जाएंगे जो ये चाहेंगे कि बैलेट पेपर हो और ईवीएम का प्रयोग। चलिए, जादून जी को चर्चा में जोड़े, उनसे पहले चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर चुनावी प्रक्रिया भले ही विपक्षी सवाल उठा रहे, संशय सवालों के घेरे में है, भ्रम की स्थिति में है, तो बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी के नाते क्यों जांच से पीछे हट रही है? क्यों आप लोग जांच में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जांच नहीं करानी, जांच नहीं, आप लोग, मैं बिल्कुल जानती हूं कि बीजेपी को जांच नहीं करवानी है, लेकिन आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ाएं। मेरा सवाल ये है, दिलचस्पी लें कि अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से अपना पक्ष रखना चाहता हूं ज्योति जी, आपकी अनुमति से। जांच कौन करेगा? जांच करेगा इस देश का निर्वाचन आयोग, जांच करेंगी इस देश की न्यायिक तंत्र का जो हिस्सा है, या कहीं कोई शिकायत होगी तो उसका परीक्षण, उसका मूल्यांकन वो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आप जिस प्रतिपक्ष के कहने पर ये कह रही हैं कि संदेह पैदा हो गया, और प्रतिपक्ष के प्रवक्ता ने ये कहा कि सबके मन में संदेह पैदा हो रहा है ईवीएम के को लेकर के, उनको पहले मैं ये बता दूं कि सबको संदेह नहीं है, हारे हुए और नकारे हुए लोगों को संदेह है।
सबको संदेह नहीं है, इस बात को सीधे तौर पर आपको मानना चाहिए। देश का बहुमत, देश के अधिकांश लोग वो ईवीएम की शुद्धता, पवित्रता पर यह विश्वास रखते हैं। देश का निर्वाचन आयोग, जिसे संवैधानिक रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसने निरंतर, वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग नहीं है, वो देश का चुनाव आयोग है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं चलता, वो देश के संविधान के हिसाब से चलता है। निर्वाचन आयोग ने बारंबार अपनी ईवीएम मशीन की पवित्रता, उसकी शुद्धता, उसके हैक न होने की क्षमताओं को लेकर के सार्वजनिक रूप से दावे किए हैं और सार्वजनिक रूप से ही चैलेंज लगातार किया है कि कोई आए तो साबित तो करे। भारत से लेकर भारत के बाहर तक जिन लोगों ने ईवीएम को लेकर के तमाशा किया, वो कभी भी सामने आकर यह साबित नहीं कर पाए कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ करना संभव है। तो देश के निर्वाचन आयोग ने, जो कि इस सारी प्रक्रिया को संचालित करता है, ईवीएम का स्वामी है, ईवीएम का मालिक है, ईवीएम उसी की है, उसी की ईवीएम से चुनाव होता है, वो स्पष्टता से कह रहा है, बारंबार कह रहे हैं, इनकी शिकायतों के बाद भी कह रहे हैं, दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ कह रहे हैं कि नहीं हैक हो सकती, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके कुछ मित्र, मैंने अभी आपको बताया, एक इंटरनेशनल एनजीओ के पादरी पॉल साहब, वे चले गए सुप्रीम कोर्ट में। डबल बेंच ने उसकी सुनवाई करते हुए एक दिन पहले दो टूक शब्दों में फिर से आईना दिखाया है प्रतिपक्ष को। उस डबल बेंच ने यह कहा कि तेलंगाना में चंद्रबाबू और दूसरे जो उनके प्रतिपक्षी हैं, वे उनकी स्थिति क्या है? एक पक्ष जोन सा हार जाता है, उनमें से एक पक्ष हार जाता है, वो कहता है ईवीएम खराब। अगली बारी वही पक्ष जीत जाता है तो दूसरा पक्ष कहता है ईवीएम खराब। तो पॉलिटिकल लोग ईवीएम में खराबी ढूंढने के बजाय, मैं इसको यूं कहूंगा, कांग्रेस के मित्र और उनके साथ सुर में सुर मिला रहे इनेलो के मित्र, वो ईवीएम में खराबी ढूंढने के बजाय हार के वास्तविक कारणों को क्यों नहीं खोजते? अजीबोगरीब स्थिति है। कांग्रेस के प्रवक्ता किसी को भी नहीं बख्श रहे। ये चुनाव आयोग को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को नहीं मानते, तो क्या कांग्रेस तभी मानेगी जब चुनाव 10 जनपद के नियमों के अनुसार और इनके द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्तियों के द्वारा ही कराए जाएंगे? या सोनिया जी भारत के चुनाव वो रोम के पोप की नियुक्ति के अंदाज में कराना चाहती हैं? ऐसा नहीं होगा जी। भारत के संविधान से चलेगा। भारत के संविधान में चुनाव कराने की प्रक्रिया वर्णित की गई है। चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, उसके नियम बने हुए हैं, उसके अंतर्गत भारत के संस्थान काम कर रहे हैं। आपको उन्हें स्वीकार करते हुए चुनावी प्रक्रिया के प्रति आस्था बनानी पड़ेगी अपनी, और उसको छोड़िए, आपकी आस्था क्यों नहीं है उसके कारणों को आप अपने भीतर ढूंढिए। असल में इन्होंने अभी कहा था कि असंध हार गए, असंध जीतने वाले थे। मैं तो यूं कह रहा हूं ज्योति जी, याद करिए आप, ये जो ईवीएम हैक हुई जो कह रहे हैं, असल में ईवीएम हैक नहीं हुई, असल में मतदाता का मन वो परिवर्तित हुआ, और उसको परिवर्तित करने में असंध के इनके विधायक शमशेर सिंह गोगी की बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ। शमशेर सिंह गोगी ने सार्वजनिक रूप से आकर के कहा कि हमारा राज आवेगा तो हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को राजी करेंगे। इन्हीं के विधायक ने कहा 50-50 वोट दे दीजिए, एक एक नौकरी ले जाइए। इन्हीं के एक विधायक के पुत्र ने कहा रोल नंबर दे देना, हुड्डा साहब के पास चला जाऊंगा, नौकरी लेकर के आऊंगा। दरअसल ईवीएम हैक नहीं हुई, जनता के, मतदाता के मन में कांग्रेस के आने से किस तरह मेरिट की लूट होगी, किस तरह संसाधनों की लूट होगी, किस तरह खजाने खूनी पंजे वालों के भरे जाएंगे, इसके भय से जनता का मन परिवर्तित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों के कारण कांग्रेस को हराया जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार बिल्कुल ये ठोस बात रही, बिल्कुल ठोस बात रही। ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस, जनता का मूड नहीं पढ़ पाई। साइलेंट वोटर्स, मैं बार बार डिबेट में चुनाव के दौरान भी मैं कहती थी, साइलेंट वोटर बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। मैं जादौन जी को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। जादौन साहब,
एक छोटी हाँ जी, बहुत बार डिबेट्स हो चुकी हैं। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी तो है, ठीक है, हरियाणा में नहीं जीती, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते ना कोई मुद्दा उठाना के, ना सरकार को घेरना के, भले ही नई सरकार के, लेकिन इससे पहले भी 2 बार बीजेपी थी। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन कांग्रेस या तो सदमे में है सीएम साहब के अनुसार, या फिर ये हार की बौखलाहट की है, बार बार हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस जो है, एक तो ये था कि हरियाणा में अति आत्मविश्वास में आ गई थी, तो उनको लगता था कि बस सब कुछ अब हमारे हाथ में आने वाला है। फिर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसके मनोवैज्ञानिक कारण, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो 5 सीट उनको मिल गई। 5 सीट में जो 5 सीट मिली, उनके दायरे में जो विधानसभा की सीटें थी वो दिखा रही थी 45-46। उनको लग रहा था कि ये 45-46 सीट हम जीतने, यही हमें विधानसभा चुनाव में रिपीट होने वाली। लेकिन अब ये है कि एक तो बड़ी बात ये होती है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे भी बड़े होते हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी होते हैं, क्षेत्रीय भी होते हैं, लेकिन कुछ कम होते हैं। और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे होते हैं। एक बड़ा अंतर तो ये आ गया। दूसरा, अति आत्मविश्वास में बयानबाजी भी उस तरह की शुरू हो गई। वो तो इस तरह का कि 50 वोट दो, 1 नौकरी ले जाओ, ये तो पर्ची खर्ची का जो आरोप लगता है इनके ऊपर, वही प्रमाणित हो रहा है इस तरह के बयानों से। तो उनको सोच समझ के संयम से बोलना चाहिए। जो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इसी तर्ज पर कोई नारे उनको देने चाहिए थे, तो वो तो दिए नहीं उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मतदाता का हो सकता है कि मन पलट गया हो। दूसरी बात यह है कि अति आत्मविश्वास की वजह से वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। एग्जिट पोल ने और उनको जो है, अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया था एग्जिट पोल ने। तो इस तरह से वो उनको लग रहा है कि हम हार कैसे गए। बड़ा उन्हें आश्चर्य हो रहा है। वो कभी आकलन ही नहीं कर पाए जमीन पर क्या परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने देखने की जरूरत ही नहीं समझी। दूसरा ये है कि अब ईवीएम के बारे में क्या कहा जाए। ईवीएम पर तो कोई पौराणिक कहानी लागू होती है, जैसे पौराणिक कहानियों में है कि फलाने उसने साफ दे दिया। अब ईवीएम को एक साफ मिला हुआ है कि जो हारेगा वो तुम्हारे को दोषी ठहराएगा, तुम्हारे में गड़बड़ बताएगा। बीजेपी जिन राज्यों में बीजेपी, ठीक है, बीजेपी सबसे ज्यादा जीत रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं हार नहीं रही है। बीजेपी कभी ईवीएम को नहीं कोस रही है। नहीं, वो तो नजीर है। अच्छा, दूसरा एक ये भी था कि अभी तो कुछ प्रमाण और भी हैं कि 2009 में जब वो भारतीय जनता पार्टी हार गई तो अडवाणी जी ने भी कहा हाँ, उस कि वक्त ईवीएम में कुछ गड़बड़ हुई है। और उस समय के नेता थे वो जेबीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो कोई ईवीएम पर पुस्तक ही लिख दी। उस पुस्तक की खोज की जानी चाहिए, उसमें क्या लिखा है। तो ये जो हार रहा है वही ईवीएम को दोषी ठहरा रहा है। तो ईवीएम सिस्टम ये है, लेकिन सवाल ये है कि जांच की बात भी चलती है। तो अब ये तो बैठ के तय करना पड़ेगा ना कि जांच कौन करे। जांच किसी को भी सौंप देंगे, आप कोर्ट के फैसले को भी स्वीकार नहीं कर रहे और किसी को नहीं कर रहे, तो फिर जांच करेगा कौन। जांच पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, ये सब जांच निष्पक्ष नहीं हुई। तो पहले ये है कि फिर जांच किस तरह से हो। कई बार पहले चुनाव आयोग ने 1-2 बार डेमो वगैरह भी दिए हैं कि ईवीएम में कोई हैकिंग नहीं की जा सकती, कोई भी टेम्पर विद नहीं किया जा सकता। वो इस तरह के बयान चुनाव आयोग ने जांच करवा के दिए हैं, इस तरह के निष्कर्ष दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ना तो बैलेट से चुनाव स्वीकार कर रहा, वो याचिका खारिज हो गई। हरियाणा के चुनाव को लेकर उन्होंने 1600 पेज का चुनाव आयोग ने एक जवाब भेज दिया कांग्रेस को। तो पहले तो बैठ के तय कीजिए कि आखिर में निष्पक्ष जांच करे कौन। इस टेक्निकल मामले का ये पूरी तरह से एक तरह से कंप्यूटर है, उसमें जो ईवीएम में है एक तरह से कंप्यूटर सिस्टम है, उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें मैसेज डले हुए किस तरह से वोटिंग रिकॉर्ड करनी है, ये करनी है। तो आखिर में उसका कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की टीम बनाई जाए, वो बैठ के फिर वो ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, उसकी जांच उस कमेटी द्वारा, वो टेक्निकल कमेटी द्वारा। तो बैठ के ये पहले तो तय होना, फिर ये चलता ही रहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, ये हो गई, 14 में थी, वो थी। उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि भाई 14 में हैकिंग का अगर आपके पास वो आ गया था, लेटर मैसेज आ गया था, तो समय रहते उसको क्यों नहीं ओपन किया गया। तो उसी समय किया जाना चाहिए था। और उस समय कहा जाता कि ये चुनाव परिणाम आ रहे हैं, हमें स्वीकार नहीं है, उस समय क्यों नहीं कहा गया। बिल्कुल, ये तो ये कोई करीब 1 महीने बाद कह रहे हैं कि ये उसमें हमें मैसेज आया और 14 सीटों पर गड़बड़। तो बहुत सारी चीजें जो है वो विश्वसनीय तरीके से रखनी होती है। लोगों को भी तो विश्वास होना चाहिए। इतना बड़ा जनमत है, इतना बड़ा देश है, उसमें इतना बड़ा तंत्र है, इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम है, लोअर कोर्ट है, तो सबको विश्वास होना चाहिए ना, तभी तो ये इसका वातावरण बनेगा कि कुछ किया जाए ईवीएम को लेकर। लेकिन अभी तक तो ये है कि जो हारता है वो कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है। तो अडवाणी जी का भी उदाहरण है 2009 का, वो हार गए थे। तो ये है कि इस समय
ये देखना सिराज है जी, कि अगर दीपक बावरिया को वाकई मैसेज आए थे, क्योंकि उदयभान अदालत चले गए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं था। अगर इस तरह के मैसेजेस आते हैं, परिणाम भी उसी के अनुरूप आता है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या इंडिया ब्लॉक के जितने भी आप लोगों के नेता के, क्यों नहीं संयुक्त प्रेस वार्ता की गई? क्यों नहीं उस व्यक्ति को सामने, हालांकि आप लोग सेफ्टी का हवाला दे रहे हैं, क्या सरकार से, क्या अदालत से उसकी सेफ्टी की मांग की गई? क्या इस बात की जांच हो? ये मैसेजेस जो आएंगे गंभीरता से खुद कांग्रेस ने लिया है इसे, या केवल बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग? देखिए ज्योति जी, कांग्रेस पूरी तरह से गंभीर है और महाराष्ट्र चुनाव भी आए, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, तब खड़गे साहब ने क्लियर कट ये पूरी जो इस पे जो स्टडी करके ही उन्होंने ये बोला कि हमें ईवीएम से चुनाव मंजूर नहीं। और मैं इसके साथ साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी अभी भी रिसर्च चल रही है और इसके साथ जो मैं अभी ओकार जी बोल रहे थे, बिल्कुल ये इंटरनेट से कनेक्टेड होती है। कोई भी डिवाइस, बिल्कुल उनकी सही बात है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उसको उसमें हैक किया जा सकता है। उसको हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ईवीएम जब से आप लोगों ने सरकार बनाई है ना देश में, ईवीएम से वोटिंग हुई, ईवीएम से परिणाम आए, चुनाव हुआ, क्या कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई? मैं बार बार एक सवाल इसलिए भी रिपीट कर रही हूं, आप संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं। जहां आप लोग जहां जीतते हैं वो कैसे जनता का फैसला हो जाता है? जहां बीजेपी जीत रही हो, तंत्र की जीत, ईवीएम की जीत कैसे हो जाती है? कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब या दूसरे वो राज्य, पंजाब आम आदमी पार्टी की हम बात करें, हिमाचल में आप लोग जीतते हैं, वहां तो आप लोगों को लगता है ओपीएस जैसा मुद्दा है, जनता से जुड़े मुद्दे, जनता बीजेपी से परेशान थी इसलिए हम जीते हैं। जहां आड़े तो हम पंजाब में भी हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, दिल्ली सरकार की हम बात करें, आम आदमी पार्टी बार बार सरकार बना रही है। जिन राज्यों में, पश्चिम बंगाल की हम बात करें, जहां बीजेपी नहीं जीत रही, क्या आपको लगता है वाकई बीजेपी अपनी इच्छा से नहीं जीत रही है? ईवीएम विपक्ष के पक्ष में सेट कर दी जाती है। देखिए आपको ज्योति जी एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा, अगर झारखंड, महाराष्ट्र, हर जगह ही ईवीएम अगर सेट होगी ना, तो देश में किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन, ये लोकतंत्र को लोग यूं चीरहरण नहीं होने देंगे, जनता सारी उठ खड़ी होगी। और मैं ये बात दावे से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी इसको जन आंदोलन बनाएगी और आप देखना इसकी बिल्कुल निष्पक्ष एक दिन जांच भी होगी और दोबारा से हम बैलेट पेपर पे भी लौटेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। हम नहीं कह रहे कि 90 की 90 सीटों पे, हम बहुत सीटें हमने लूज भी की है। अब हमारे पड़ोस में एक सीट नरवाना की सीट है, मैं हिसार से आता हूं, नरवाना की सीट जो 14 सीटों में थी, कोई व्यक्ति ये कह दे कि इनेलो उसकी कांग्रेस की फाइट थी, वहां पर भाजपा तो कहीं सीन में ही नहीं थी। ये भी इनकी भाजपा में एक और चीज है, जिन नेताओं को हराना होता है उस पर थोड़ी ये सेट करेंगे। तो ये चीजें देखिए जांच का विषय है, हम ये नहीं कहते 100% है, उसमें जांच होने में तराजिक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो जनता के सामने आए। हम भी जनता है, जो 40% वोट लेकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मुख्य पार्टी है, आपने पॉइंटों में वोट का डिफरेंस है, जनता हमारे साथ भी खड़ी है, हमें हमारी जवाबदेही है जनता के लिए। लेकिन जो जनता जो आप लोगों के साथ खड़ी है, सिहाग जी, जनता जो आप लोगों के साथ खड़ी है, जिन लोगों ने आप लोगों को वोट किया है, कांग्रेस को वोट किया है, क्या आप मान नहीं कर रहे हैं आप लोग उनका? बार बार जब कहते हैं हम तो परिणाम पर यकीन ही नहीं करते, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया, वोट शेयर लगभग बराबर है, क्या ये उनका अपमान नहीं है? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? जनादेश का ये सम्मान है। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या मीडिया को ये नहीं कहना चाहिए, हाँ भाई मीडिया भी इस बात में जांच होनी चाहिए? मीडिया आप लोगों से जो सवाल पूछता है उनका तो ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। 8 अक्टूबर को एक मैसेज आता है, 20 नवंबर को उदयभान मीडिया के सामने आते हैं, दीपक बावरिया तो आए ही नहीं। किस व्यक्ति ने मैसेज किया वो कांग्रेस ढंग से नहीं बता रही है। कांग्रेस खुद अपने संगठन में जांच नहीं कर पा रही है। मीडिया को क्या कोस रहे हैं आप डिबेट में बैठकर? मीडिया आपको दिखा रहे 1 घंटे की डिबेट में आपको शामिल किया है, मीडिया जांच की मांग करे। आप लोग जांच क्यों होनी चाहिए इस बात का ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेसी, और कहते हैं मीडिया आवाज उठाए। मीडिया आवाज उठा रही है जनाब, तभी आप लोगों का मुद्दा उठाया जा रहा है, तभी आप लोगों का मुद्दा रोजाना उठाया जा रहा है।
तभी परिणाम जब से आया है ईवीएम, कांग्रेस के आरोप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस पर डिबेट हो रही है और तो कोई मुद्दा आप लोग उठा ही नहीं रहे हैं मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते। चौहान साहब, चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोग संतुलित करके चल रहे हैं, आप लोग संतुलित करके चल रहे हैं। आप लोग चाहे तो पूरे देश में भी जीत सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि संतुलन बनाने के लिए आप लोग कर रहे हैं कि कुछ राज्य विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें जीतने दे रही है बीजेपी। ज्योति जी, मुझे ये लगता है कि आपको थोड़ा सा तो गुस्सा आना चाहिए जितना आपके चेहरे पर नजर आया है कांग्रेस के। क्यों बोल रहे हैं बीच में? अभी रुकिए, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। क्या ये मुझे बोलने देंगे? बोलिए। मैं ज्योति जी ये कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस तरह से मीडिया पर ही हमलावर हो रही है, उस मीडिया पर जो आए दिन ईवीएम पर चर्चा कर रहा है, आए दिन इनको मौका दे रहा है ईवीएम पर सवाल खड़े करने का और वाजिब सवालों के सार्वजनिक जवाब देने का, उस मीडिया पर जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहां सवाल खड़े करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा सा तैश में आना ही चाहिए और आज आप थोड़ा सा गुस्से में नजर भी आए। लेकिन मेरा मन यह करता है कि इन पर हंसा जाना चाहिए। इनके कुतर्कों पर आपको, मुझको खुलकर हंसना चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे। ये हंसी का पात्र बन रहे हैं। असल में ईवीएम हैक नहीं हुई, जनता का मन हैक हुआ, और हैक हुआ इनके विधायकों, इनके नेताओं के बयानों के कारण, इनके कार्यकर्ताओं के जातिवादी बयानों के कारण, इनके द्वारा हरियाणा की जनता के मन में पैदा किए भय के कारण कि ये लुटेरे फिर से सत्ता में आएंगे तो सब तरह से लुटेंगे। ये लुटते हैं, महाराष्ट्र में जाकर हारते पता क्यों है? क्योंकि वहां ये मौलाना नोमानी को एक हेलीकॉप्टर देते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर के इनके एक मौलाना नोमानी वोट जिहाद पर निकलते हैं और वोट जिहाद पर जाकर के जगह जगह ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा उसे इस्लाम के दायरे से खारिज कर देना चाहिए। जब इस तरह की टुच्ची, जब इस तरह की हल्की और जब इस तरह की नकारात्मक राजनीति करोगे तो बारंबार नकारे जाओगे। ये बात कांग्रेस के मित्रों को समझ ही नहीं आ रही। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये किस तरह के लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर पर चले जाओ। मैं ये इन पर आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम मित्र अपनी हार को पचाने में असफल होने के बाद इस देश की चुनावी प्रक्रिया को ये पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, 10-20 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। और केवल चुनाव के मामले में ऐसा नहीं करना चाहते, ये केवल ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे। मैं याद कराना चाहता हूं ज्योति जी आपको, जब डिजिटल लेन देन की तरफ भारत ने कदम बढ़ाए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो इन निकम्मे नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों ने क्या कहा था आकर के, हरियाणा के गांव का आदमी क्यों कर डिजिटल लेन देन करेगा, किसान के पास तो इंटरनेट ही नहीं है, वो तो लेन देन कर ही नहीं सकता। गांव का किसान वो पोर्टल चलाएगा कैसे? ये हुआ था ना ज्योति जी। तो ये हर प्रकार के आधुनिकीकरण के विरोधी हैं, ये डिजिटलकरण के विरोधी हैं, ये डिजिटल लेन देन के विरोधी थे, ये पोर्टलों के माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को, साधारण लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के विरोधी थे, और ये चुनाव की प्रक्रिया के सरलीकरण और पारदर्शी होने के भी विरोधी हैं। और फिर से लौट करके उस बैलेट पेपर पर जाना चाहते हैं जिस बैलेट पेपर के बारे में मैंने शुरू में कहा था कि स्वयं राजीव गांधी ने 80 के दशक में रिकॉर्ड पर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें ज्यादा होने पर यह कहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो बैलेट पेपर जिसकी पेटियां की पेटियां नदियों में, नहरों में फेंक करके ये लोग चले जाते थे और चुनाव को हेरफेर कर लेते थे, उस बैलेट पेपर पर ये 80 के दशक में उस बैलेट पेपर पर सवाल खड़े करते थे जब थोड़ी सी सीटें हमारी आ जाती थी। आज ये ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनको न ईवीएम से समस्या है, न इनको उस समय बैलेट पेपर से समस्या थी। असल बात है, समस्या उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी की जीत से थी, समस्या आज भी भारतीय जनता पार्टी की जीत से है। इनको यह लगता है कि देश में राज करने का, शासन करने का, जनता की सेवा करने का हक वो तो कांग्रेस पार्टी को ही है या उसके मित्रों को ही है, और किसी के साथ तो इस देश का मतदाता खड़ा हो ही नहीं सकता।
भाई साहब कैसे आ गई इतनी सीटें, आ ही नहीं सकती, इतने वोट कैसे आ गए, आ ही नहीं सकते। ये किस तरह का हास्यास्पद प्रलाप है, इनसे ये पूछने की बात है। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे मित्र कह रहे थे कि भाई जांच हो जानी चाहिए, जांच हो जाएगी तो सब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मैं भी कहता हूं जांच हो जानी चाहिए, जांच होती रही है, जांच आवश्यकता अनुसार कोई सही जगह जाकर के ढंग से आरोप लगाएगा, ईमानदारी से, तथ्यों प्रमाणों के साथ, तो जांच होती है इस देश में, कब नहीं होती। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनके नेताओं के खिलाफ आरोप लगे नौकरियों में गड़बड़ झाले के, और उस गड़बड़ झाले के आरोप प्रमाणों के साथ देश की निचली अदालत से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक गए। देश के सुप्रीम कोर्ट ने इनके शिखर नेता को, इनके शिखर नेता के पुत्र को, इनके अनेक नेताओं और अधिकारियों को दोषी करार दिया। आज भी लोकदल के प्रवक्ता आपके चैनल पे बैठ के कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं था। तो आप इसकी बातें सुन रहे हो, कैसा प्रवक्ता है आपके चैनल पे बैठ के, जो चैनल पर बैठकर जांच की बात कर रहे हैं, मैंने 25 बार इनको ये कहते हुए देखा है कि नहीं हमारा कोई दोष नहीं था, चौटाला साहब का कोई दोष नहीं था, हमने कुछ गलत नहीं किया था। ऐसे लोगों की बात मानकर जांच कराएं क्या? उन लोगों की बात मानकर जांच मैं मुद्दे पर एक बार फिर से वापस आती हूँ। ठीक है, इनके कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों की बातों पर क्या यकीन क्या करें हम। समय कम है चौहान जी, लास्ट कमेंट के लिए मैं आती हूँ अगर समय रहा। करा लें जिन्होंने 1 महीना, जिन्होंने डेढ़ महीने चैट को दबा कर रखा, उनके नाम पर जांच करा। ठीक है, चलिए ओमकार जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जांच तो हो ही जानी चाहिए जब संशय है, तो अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी को। ओमकार जी, लेकिन ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए वोट जिहाद का जिक्र कर रहे थे चौहान साहब, वहां वोट जिहाद, वोट युद्ध की बातें हुई, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे, पोलराइजेशन कहीं ना कहीं हुआ। साथ ही हरियाणा की जब बात करें, कांग्रेस के ही कई नेता जो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं कि आप लोग भी आवाज उठाएं, आप लोग भी जांच हो इस बात को उठाएं। कोई संगठन में कमी बता रहा है कि संगठन था ही नहीं, संगठन की कमी रही। कोई टिकटों के वितरण को लेकर भी सवाल उठा रहा है। कोई इंडिपेंडेंट जो खड़े थे उनको लेकर भी बीजेपी को घेर रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव को मैनेज किया। तो फिर इतने सारे आरोप अलग हैं, ईवीएम की बात अलग रह जाती है, तो क्या वाकई यकीन किया जाना चाहिए, विश्वास होना चाहिए? जो कि चौहान साहब भी कह रहे हैं कि किस बात पर यकीन हो, 1.5 महीने तक जो जिस मैसेज को लेकर बैठे रहे, सामने नहीं आए, क्या वाकई उन पर यकीन हो? ज्योति जी, लोकतंत्र, जन भावनाएं सुप्रीम है। मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने डिबेट को एक तरफ ले जाने की कोशिश करी। इन्होंने ये भी बोला संविधान में प्रक्रिया चुनाव की निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है, लेकिन संविधान में ईवीएम नहीं लिखी हुई। मैं तो ये कहता हूं कि जांच से पहले कांग्रेस के जो नेता आरोप लगा रहे हैं, उन नेताओं को सारे के सारे फैक्ट जनता के सामने रखने चाहिए। ज्योति जी, जब जनता के सामने सारे फैक्ट कांग्रेस के नेता रख देंगे तो जनता भी डिसाइड करेगी कि वास्तव में कहीं कुछ गड़बड़ है या नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जांच हो जानी चाहिए। अगर जांच होनी चाहिए तो बीजेपी के प्रवक्ता के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जांच के नाम पर ये भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर ये ठीक है, अगर ये साफ सुथरे है, अगर ये दूध के धुले है, तो हम जांच करवा देंगे। चिंतित हो, ये बताओ ऐसा ज्योति जी, अगर बिल्कुल साफ सुथरी है, दूध के धुले है, तो ये खुद का भी जांच करवा दें। पहली बात तो साहब, इनको अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, बीच में मत बोले, आप बीच में मत बोले। लेकिन मैं कांग्रेस को लेकर भी तो प्रश्न कर रही हूँ ना, कांग्रेस वाले खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं अपने आरोपों को ले, एक मत नहीं है ये लोग। कोई दूसरे अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कोई कुमारी सैलजा पर भी आरोप लगा रहा है, कोई भूपेंद्र हुड्डा पर टिकटों के वितरण को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। संगठन नहीं बना पाई, ये बड़ी वजह रही। घूम फिर कर फिर ईवीएम पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्योति जी, जो कांग्रेस हरियाणा में हारी, इसके 4 मुख्य कारण है। एक तो अति आत्मविश्वास, एक आपसी फूट, एक संगठन की कमी, और एक विरोधी कैंडिडेट जो इन्हीं के कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हो गए। इसके अलावा भी हम ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दे सकते। क्लीन चिट देने के लिए जांच जरूरी है। ये सभी कारण हार के लिए काफी नहीं, आप ये कह रहे हैं? जो सारी चीजें जो भी हुई है, ये काफी नहीं है। जी, वो भी है, लेकिन इन कारणों के होते हुए क्या हम ईवीएम को क्लीन चिट दे दें? क्या ये संभव है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भावनाएं सुप्रीम होती है। अगर किसी व्यवस्था पर किंतु परंतु उठ रहा है
तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि उस व्यवस्था की जांच हो जानी ठीक चाहिए। है जादव और जांच भी साहब, आप सार्वजनिक जन होनी चाहिए। भावना अगर कह रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि ईवीएम को लेकर कोई जन आंदोलन हो गया हो या सामान्य नहीं लोग नहीं नहीं, आम जो नागरिक जन सड़कों भावना पर आ के गए लिए- हो, जन ये तो भावना हारी की हुई बात पार्टी सुन आवाज लीजिए। उठा रही है केवल। जादव जी से मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ बात चर्चा। सुन लीजिए, जन भावना की बात सुन लीजिए। बीजेपी को 40% वोट मिला है, 60% लोगों ने वोटिंग करी, इसका मतलब 24% लोगों ने बीजेपी को वोट किया, 76% वोट अभी भी बाहर है। तो ये सोचने की बात है, अगर जन भावना का, जनमत का ये सम्मान है, अगर जनमत चाहता है कि ईवीएम की जांच हो तो हो जाए, क्यों पेट में दर्द हो रहा है बीजेपी वालों के? ये अपने आप ही तो शंका के दायरे में आ रहे हैं और ये बार बार एक बात कहते हैं कि हम वो हार गए, वो हार गए। अरे जिस दिन आप सारी जगह सेटिंग कर दोगे, उस दिन आप एक दिन भी चीज चलिए जादव जी, अभी क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी हो चुके, परिणाम आ चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस इकाई के नेता कहते रहे चुनाव के बाद नेता विपक्ष का चयन होगा, तो क्या अब तो उम्मीद की जाए कम से कम कि नेता विपक्ष का चयन भी कांग्रेस कर लेगी और उसके बाद भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा, जिस नाम को भी लेकर सामने आते हैं? नहीं चाहिए, संगठन अपना मजबूत रखना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इकाइयां बनानी है वो हो, नेता प्रतिपक्ष का भी जो है चुनाव हो। अब देखिए कि वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई था ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष की उसमें भागीदारी होती है, उसके बगैर ही जो है अध्यक्ष का चुनाव हो गया, जहां तक मैं समझता हूँ। तो ये सब उनको देखना है, वो आप अपनी भूमिका में क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आप अपनी विपक्ष की, जो मजबूत विपक्ष की, अब आपको 6 सीट पिछली बार से ज्यादा मिली है, आप एक मजबूत विपक्ष है, मजबूती के साथ अपनी बात रखिए, उठाइए। और ईवीएम की जहां तक जांच का सवाल है तो भाई ठीक है, जांच हो ही जानी चाहिए, लेकिन बैठ के तरीका तय करना चाहिए कि जांच कौन करेगा, कैसे होगी। जनता की तरफ से तो अभी तक कोई ईवीएम को लेकर चाहे जनता में चर्चा होती हो, लेकिन कोई मांग तो आई नहीं कि जनता आप स्वतंत्र रूप से जांच की मांग कर रही हो, और वोटिंग परसेंटेज भी उतना ही है। ये तो है नहीं कि लोग निराश होके और ईवीएम को दोषी मानते हुए वोटिंग करने नहीं जा रहे हो। लेकिन ये है कि जो प्रभावित पक्ष है, अगर उनकी मांग भी है तो एक बैठ के तरीका तय करना चाहिए कि कौन जांच करेगा, कैसे जांच होगी, और जांच हो जाना चाहिए। जांच से तो कोई भी इनकार ही नहीं कर सकता। जांच से इनकार करने का मतलब तो ये है कि कुछ छुपाना चाहते हैं। जांच हो जानी चाहिए। जांच पहले भी होती रही है, कई तरह के प्रमाण। अब ये है कि दलीलें कई हैं कि भाई झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं आ पा रही, और पश्चिम बंगाल में तो 2 मई और दीदी गई जैसे नारे भी फेल हो गए, तो उनके जो है भारतीय जनता पार्टी के, और दीदी जो है मजबूती के साथ डटी हुई है। तो अब ईवीएम का चमत्कार जो है सब जगह तो सफल नहीं हो रहा ना, फिर उसका मतलब क्या है? वो कश्मीर में सफल नहीं हुआ, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिल गई, भारतीय जनता पार्टी ने तो जो शायद बताते हैं डमी कैंडिडेट खड़े किए थे वो भी नहीं जीत पाए। तो अब सब ये भी नजीरे हैं, ये भी दलीलें हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सिंगल ठोस दलील भी नहीं है कांग्रेस के पास, भले इनको बुरा लगता रहे। कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसके ग्राउंड पर आम लोग भी ये सोचें, जो ये कह रहे हैं जन भावना ओंकार जी कह रहे हैं, आम लोग ये सोचें, जो कि आप भी कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया में अब भी लोगों का यकीन है, कोई वोट परसेंट कम नहीं हो गया कांग्रेस के आरोपों के बाद। लास्ट कमेंट पे ले रही हूँ कांग्रेस से, त्याग जी आप बोले। जी हमारा ये एक जन आंदोलन बनेगा और हम इसको लेकर मैं समझता हूं कि पूरी जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर ईवीएम को लेकर आवाज उठाएगी, क्योंकि किस तरह से रातों रात वोट भी बढ़ जाते हैं, वोट डलने के बाद वो किस तरह बढ़े, ये सभी जांच का विषय और जांच होनी चाहिए। और इस पे जो जांच पे मैं समझता हूं भाजपा को भी एतराज नहीं होना चाहिए। तो क्या उससे पहले कोई सामूहिक इस्तीफे, जहां जहां आप लोगों की सरकार के, उस दिशा में कोई कदम बढ़ाएंगे आप लोग कि हमें यहाँ का परिणाम भी स्वीकार नहीं? ये भी तो ईवीएम से हुआ है। देखिए इस्तीफे किसी बड़ोनी साहब कह रहे दे दें दीपेंद्र हुड्डा इस्तीफा, दीपेंद्र हुड्डा इस्तीफा दे दें, वहां चुनाव करा लें। कई बार मेरी डिबेट में बात होती है 37 सीटों पर जहां आप जीते, वहां क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ है, वहां भी इस्तीफा हो जाए, वहां मांग की जाए कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो ही हम चुनावी मैदान में आएंगे। आज उनकी दशा ये है पार्टी में, जिन्होंने उनके खिलाफ बगावत की, आज तक उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करवा सके, ऐसे इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बयान की बात कर रही थी मैं, उनकी दशा क्या है क्या नहीं है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की, बगावत की, घुमा रहे बात को। बोलिए चौहान साहब, चर्चा का अंतिम कमेंट हम बीजेपी से। चौहान जी बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। अगर वास्तव में कांग्रेस को ईवीएम पर ही संदेह है,
अगर कांग्रेस मानती है कि ईवीएम से चुनाव वो पवित्र चुनाव नहीं है, ईवीएम से निकले इनके विधायक नहीं है, ईवीएम से बने इनके सांसद नहीं है, और ये ईवीएम के परिणाम को परिणाम नहीं मानते, तो जन आंदोलन करने से पहले कांग्रेस अपने तमाम सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों के त्यागपत्र दिलवाने का साहस तो करे। आगे की आगे देखेंगे, बिल्कुल, लेकिन वो करेंगे नहीं। तभी शायद जनता को भी थोड़ा यकीन हो कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, को अपनी झेप को मिटाने के लिए। शुक्रिया आपका, शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उन पर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।